हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले सेशन में हम लोग किसी यंग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे, उसके बारे में कुछ समझे भी थे। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। यंग पॉलन ग्रेन दैट इज माइक्रोस्पोर से अभी तुरंत ये ट्रांसफॉर्म किस में हुआ है, पॉलन ग्रेन के रूप में। तो जो पॉलन ग्रेन एक क्वेश्चन आया था कि पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में डिफरेंस क्या है। तो पॉलन ग्रेन्स दैट मीन्स और माइक्रोस्पोर दैट मीन्स क्या होता है। माइक्रोस्पोर्स एक सेल होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल है, उसके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होता। लेकिन जो माइक्रोस्पोर है जब मैच्योर होता है तो जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है तो उसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि किसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर कौन सा है, टैपेटम सेल का लेयर होता है। वो टैपेटम सेल का जो लेयर है, टैपेटल लेयर, वो स्पोरोपोलेनिन नाम का केमिकल को प्रोड्यूस करता है। वही स्पोरोपोलेनिन जो होता है, ये जो माइक्रोस्पोर जो होता है अंदर में सिर्फ एक सेल के जैसा जो होता है, माइक्रोस्पोर एक सिर्फ और सिर्फ सेल के जैसा होता है, वो भी एक हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल दैट मीन्स इसमें जो प्लॉइडी लेवल है वो सिर्फ n है, 2n नहीं है। ये माइक्रोस्पोर है। और इस माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या होता है, जो स्पोरोपोलेनिन जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद जो टैपेटल लेयर है उसके द्वारा डिराइव किया जाता है, बनाया जाता है। वही स्पोरोपोलेनिन आकर के यहाँ पर क्या होता है, एक कोटिंग बनाता है इस तरह से। यहाँ देख रहे हैं बाहर ऑर्नामेंटेड लेयर बनाता है, जिसमें देखिए कहीं पे कैविटी है, कहीं पे उभार है, कहीं पे कैविटी है, कहीं पे उभार है, कहीं पे धंसा हुआ गड्ढा टाइप डिप्रेशन टाइप, और कहीं पे उभार टाइप। ये एक थिक लेयर बनाता है। और इसके इनर में क्या होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का एक और लेयर होता है। तो ये जब लेयरिंग हो जाता है, कोटिंग हो जाता है इस माइक्रोस्पोर का, तो उस जब ये इस लेयरिंग के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलन ग्रेन। तब देखिए इस पॉलन ग्रेन के कुछ स्ट्रक्चर थे, जो इसका यंग पॉलन ग्रेन का जो अभी बना है उसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देखे थे कि जो आउटर मोस्ट है, जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर जो लेयर है, इसका 2 लेयर देख रहे हैं हम। इसके ऊपर 2 प्रोटेक्टिव लेयर है, दो लेयर है जो कि प्रोटेक्ट किए हुए। इन 2 प्रोटेक्टिव लेयर में एक बाहर है और एक अंदर है। तो जो सबसे बाहर होता है वो उस लेयर को बोला जाता है एक्जाइन। क्या बोला जाता है, एक्जाइन। ये एक्जाइन कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, रिजिड होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और हाईली रेजिस्टेंट होने के कारण, नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ही ये फॉसिल्स के रूप में हमें मिलता है, जीवाश्म के रूप में। जो आप लोग पढ़े होंगे कि जो डायनासोर वगैरह का या बहुत सारे जो प्रजातियां होती है जो हमारे कभी हजारों साल पहले थे, वो उनका क्या होता है, हमें फॉसिल्स मिलता है। उसी तरह से पॉलन ग्रेन्स का भी हमें फॉसिल्स मिलता है ज़मीन के अंदर। तो उसका वजह यही होता है एक्जाइन जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये जो होता है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, हाईली रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए सर्वाइव कर जाता है। इसके बाद इसके इनर मोस्ट में एक लेयर होता है जिसको बोला जाता है इंटाइन। इनर वाले लेयर को क्या बोला जाता है, इंटाइन। ये जो इंटाइन लेयर होता है, इंटाइन हल्का इलास्टिक होता है, थोड़ा क्या होता है, इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है। और ये जो बना होता है किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का। इंटाइन किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज का। और ये जो देख रहे हैं कहीं कहीं पे 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 जगह देख रहे हैं, स्पेशली 3 जगह जो एंजियोस्पर्मिक जो पॉलन ग्रेन होते हैं एंजियोस्पर्मिक, उसमें ऑलमोस्ट 3 जगह होता है। ये जो जहाँ पर कि ये जो एक्जाइन का जो लेयर है, स्पोरोपोलेनिन का जो थिकनेस है, थिकनेस क्या होता है, एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर होता है, न के बराबर होता है। तो ये जो जहाँ पर थिकनेस जो स्पोरोपोलेनिन का जो प्रेजेंस है जहाँ पर नेग्लिजिबल के बराबर है, इस लोकेशन को, इस पॉइंट को बोला जाता है जर्म पोर। क्या कहा जाता है, जर्म पोर। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो जर्म पोर है, इस जर्म पोर के अलावा जर्मिनल फरो भी होता है। ये जो क्या है, अगर हम पॉलन ग्रेन को अगर कंप्लीटली अगर उठा करके इस तरह देखें तो एक गेंद के जैसा दिखेगा, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप है तो एक गेंद के जैसा। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये गेंद को जब हम उठाएंगे तो एक उसके कहीं ना कहीं 3 डॉट पॉइंट होंगे। तो ये जो डॉट पॉइंट है, डॉट पॉइंट किस तरह का होगा, अपने आप में एक होल के जैसा स्फेरिकल वो भी होगा, सर्कुलर डायमीटर आएगा। तो उसको इसके कारण उसको क्या कहा जाता है, जर्म पोर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जिसमें
जिसमें ये जर्म पोर जो होता है ये सर्कुलर ना होकर के लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस तरह से लंबा होता है, हल्का लेंथ, इसीलिए इसको जर्मिनल फरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्मिनल फरो। जर्म पोर जो सर्कुलर होता है उसे जर्म पोर कहा जाता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसको जर्मिनल फरो कहा जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो पॉलन ट्यूब होता है ये क्या है? अपने आप में पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब को बाहर आना है, तो पॉलन ट्यूब को बाहर आने के लिए कोई तो जगह चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस क्या होता है? यहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थिकनेस है, थिक वाला जो एरिया है, थिक वाला एरिया दैट मीन स्पोरोपोलेनिन वाला एरिया, स्पोरोपोलेनिन वाला एरिया अपने आप से तो इंटर होकर के नहीं आने देगा, स्पोरोपोलेनिन वाला एरिया नहीं आने देगा, तो क्या पॉलन ग्रेन का कोई पर्पस जो जिस पर्पस के लिए बना है वो पर्पस उसका कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए नेचर ने इसे जर्म पोर दिया है, जर्म पोर या कह सकते हैं जर्मिनल फरो। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सेंटर में देख रहे हैं क्या है? एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। क्या होता है ये? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड दैट मीन्स इसका प्लॉइडी लेवल n होता है, क्रोमोसोम का संख्या हाफ होता है, और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है? वैक्यूल होता है। वैक्यूल किसके लिए? फूड स्टोर हाउस के रूप में वैक्यूल होता है, क्योंकि इसके बाद इस पॉलन ग्रेन को और कहीं से तो कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके जरिए इसको फूड मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। इसके लिए इसके पास अपना खुद का स्टोर हाउस होता है जिसे कहा जाता है वैक्यूल। अभी ये जो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कंप्लीट पॉलन ग्रेन नहीं है, ये सिर्फ यंग पॉलन ग्रेन है। अभी भी इसमें जैसे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ये माइक्रोस्पोर से अभी तुरंत बिल्कुल क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म होकर के निकला हुआ। तो देखिए इस लेयर को कुछ नोट्स करते हैं। जैसे शेप क्या है हमारा? स्फेरिकल है, और डायमीटर 22-25 माइक्रोमीटर। और ये जो पॉलन ग्रेन्स है इसके कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर। पहला लेयर कौन? सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? एक्जाइन, और इनर लेयर इंटाइन। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या ऐसा होता है? ठीक है, देखिए ऑर्नामेंटेड है और रिजिड होता है, और उसका बना किसका होता है? स्पोरोपोलेनिन का, जो कि क्या होता है? अपने आप में हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। और नेचर में क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंट होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके बाद जो इसके नीचे वाला जो इनर लेयर है उस लेयर को क्या कहा जाता है? इंटाइन। इनर थीन लेयर होता है। लेयर कैसा होता है? थीन देख रहे हैं, इन कंपेरिजन टू एक्जाइन। एक्जाइन के कंपेरिजन में थीन है, उसके साथ साथ इलास्टिक है, कंटिन्यूअस है, कहीं पर इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं है। देखिए यहाँ क्या एक्जाइन में देख रहे हैं कहीं कहीं जहाँ पर जंप हो रहा है वहाँ पर क्या वो नेग्लिजिबल अमाउंट में उसका थिकनेस। लेकिन ये जो इंटाइन का लेयर है, इंटाइन का लेयर देखिए कहीं कहीं डिप्रेशन टाइप है, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई जो क्रैकिंग या ब्रेकिंग नहीं है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस लेयर कहा जाता है। और ये किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज, दैट मीन्स पेक्टिन एंड सेलुलोज। अब हम लोग आगे देखते हैं जंप। हमारे पास क्या है? जर्म पोर है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियस इसमें है, और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पॉलन किट। आप लोग सभी देखते होंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो हल्का येलोइश स्ट्रक्चर में दिखता है। येलो स्ट्रक्चर दैट मीन्स इसके ऊपर क्या होता है? येलो ऑयली लेयर होता है। ये जो डिप्रेशन कैविटी देख रहे हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर जो कैविटी है, इसी कैविटी में ऑयल लाइक स्ट्रक्चर, स्टिकी स्ट्रक्चर मौजूद होता है ऑयल के जैसा, और उसका कलर क्या होता है? येलो होता है। उस येलोइश जो ऑयली स्ट्रक्चर होता है उसी को पॉलन किट कहा जाता है। ये पॉलन किट क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, हल्का शाइनिंग करते रहता है। जब सनलाइट आता है तो क्या होता है? शाइनिंग करते रहता है, चमकदार होता है और अट्रैक्टिव होता है। इसके और इस किस में हेल्प करता है? किसी इंसेक्ट हो या हनी बीज वगैरह हो जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं उन सभी को अपने पास क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसके साथ साथ अदर एनिमल्स को भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसका अट्रैक्शन का पर्पस क्या होता है? पॉलिनेशन। दैट मीन्स ये क्या इसके पास मोटिलिटी तो नहीं है पॉलन ग्रेन के पास, एक स्पेस से दूसरे स्पेस पर मूवमेंट के लिए। तो उसको मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो मीडियम के रूप में क्या हो सकता है? इंसेक्ट हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, या कोई अदर पर्पस, कोई अदर एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये सभी किसके लिए आएंगे? कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए। तो वो अट्रैक्शन का वजह क्या होता है? पॉलन किट। क्योंकि वो जो येलो ऑयली लेयर जो होता है वो हल्का अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होने की वजह से एनिमल्स क्या हो जाते हैं? उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो इतना नोट कीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग जर्म पोर और जर्मिनल फरो, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। जर्म पोर क्या है?
अगर ये जो जहाँ पर कि एक जाइन लेयर है, पॉलन ग्रेन के ऊपर सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर एक जाइन लेयर होता है जो कि स्पोरोपोलिन का बना होता है। तो ये जो स्पोरोपोलिन का जो बना हुआ होता है, जो थिक होता है, हल्का मोटा होता है, तो कहीं कहीं पर कुछ प्लेसेस पर क्या होता है, वो थिकनेस नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, एकदम बिल्कुल नाक के बराबर होता है। तो उस स्पेशल प्लेस को क्या कहा जाता है, जर्म पोर कहा जाता है या जर्मिनल फरो। जर्म पोर क्या, अगर सर्कुलर शेप में है तो क्या होगा, उसको जर्म पोर कहेंगे, और अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो क्या कहेंगे, उसे जर्मिनल फरो। ओके। एट सम प्लेसेज एक जाइन लेयर आर इन नेग्लिजिबल थिकनेस, कितने थिकनेस में होते हैं, नेग्लिजिबल थिकनेस, फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब मूव्स आउट, जहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलते हैं, आर रेफर्ड एज जर्म पोर और जर्मिनल फरो। एंड अब नाउ पोलन किट, अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोलन किट। पोलन किट क्या होता है, ये जो कैविटी देख रहे हैं, कैविटी है, एक जाइन का जो लेयर है उसमें कैविटी है, डिप्रेशन मौजूद है। इस डिप्रेशन में क्या होता है, एलोइस ऑयल स्टिकी लेयर होता है, एलोइस येलो होता है, ऑयल तैलीय टाइप का होता है, और स्टिकी चिपचिपा होता है। क्या कोई भी मटेरियल है, कोई पार्टिकल है, उससे अगर टकराएगा, उसमें हल्का सा भी कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। स्टिकी लेयर स्टिकी वजह होने की वजह से क्या होता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसका मूवमेंट हो जाता है। तो ये जो ऑयली और एलोइस ऑयली स्टिकी लेयर जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पोलन किट। दैट इज एलोइस ऑयली स्टिकी लेयर प्रेजेंट ऑन एक जाइन कैविटी, एक जाइन की जो कैविटी होती है उसमें ये मौजूद होता है, और जो हेल्प किसमें करता है, अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स। किसको अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने में, अपनी तरफ आकर्षित करने में। उसके साथ साथ क्या एक और क्या मौजूद होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और उसके साथ साथ अब जो इनर इसके ये जो पोलन ग्रेन है, इसके सेंटर में क्या होता है, इसके इनसाइड एक वैक्यूल मौजूद होता है। ये वैक्यूल में क्या होता है, न्यूट्रिशन का स्टोर हाउस होता है, स्टोर होता है। अब हम लोग, ये तो हमारा हो गया पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन के यंग पोलन ग्रेन है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग बात कर लिए, देख लिए, उसके बारे में समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन है, ये तो यंग जो पोलन ग्रेन है अभी ट्रांसफॉर्म होकर के निकला है, इसमें किस तरह का मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन का क्या फेज चलता है, तो उसके बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या है, यंग पोलन ग्रेन है। इस यंग पोलन ग्रेन में आउटर लेयर तो क्या हो गया, एक जाइन का भी डेवलपमेंट हो गया, पूरी तरह से कोटिंग हो गया, इंटाइन का भी कोटिंग हो गया। इसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या किसका कोटिंग हो रहा है, एलोइस जो स्टिकी लेयर है उसका भी कोटिंग हो गया। अभी इसके साथ साथ ये जो बाहर होने के साथ साथ इसके इंटरनल इनसाइड में भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा होता है, मैचुरेशन हो रहा होता है। उस मैचुरेशन के बारे में देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे हैं, बल्कि राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये इसमें क्या एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा। न्यूक्लियस का क्या होगा, माइटोसिस। और ये माइटोसिस भी होगा, तो माइटोसिस किस तरह का होगा, माइटोसिस मतलब कि सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन होगा सेल डिवीजन के लिए। तो ये जो स्पाइनल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है, हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं जनरली, कि जो स्पाइनल फाइबर जो बनते हैं, स्पाइनल फाइबर दोनों तरफ क्या होते हैं, इक्वल रेशियो में बनते हैं, इक्वल लेंथ में बनते हैं। इसका ये स्पाइनल फाइबर का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। बट यहाँ पर जो डिवीजन होता है, इस केस में डिवीजन ये जो इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ में नहीं होता है, बल्कि ये जो स्पाइनल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है एसिमेट्रिक होता है। एक तरफ कुछ लंबा तो एक तरफ कुछ छोटा, दैट मीन्स एक तरफ बड़ा तो दूसरी तरफ छोटा, एसिमेट्रिक होता है। इसका ये कोई फिक्स नहीं है कि किधर बड़ा होगा किधर छोटा होगा, लेकिन जिधर छोटा होगा उधर सारे के सारे स्पाइनल फाइबर क्या होंगे, छोटे होंगे, और दूसरी तरफ वाले सारे के सारे स्पाइनल फाइबर क्या होंगे, बड़े होंगे। दैट मीन्स अगर यदि हम कहें तो ये हमारा क्या है, इंटरनल डबल लेयर है। इस कोटिंग को अभी हम ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर को मान लीजिए कि उसको क्या कर ले, हाइड कर दे रहा है, तो क्या हमारा इस तरह से हो जाता है। दो लेयर है हमारा पोलन ग्रेन, इस तरह से वैक्यूल है, सेल डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा, न्यूक्लियस का भी फिलहाल डिवीजन, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, डिवीजन के लिए स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो स्पाइनल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। तो ये जो स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन एसिमेट्रिक स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स एक तरफ बड़ा तो दूसरी तरफ
छोटा। देख रहे हैं इस तरह से। देख रहे हैं नीचे वाला क्या स्मॉल है और ऊपर वाला क्या है लार्ज है। एसिमेट्रिक स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसका नेक्स्ट स्टेज में इस तरह से होगा, अगर हम एज्यूम करें क्रोमोजोम को, तो क्रोमोजोम इसी तरह से होगा, नीचे भी होगा। अगर अगले स्टेज में हम देखें तो ये जो पॉलन ग्रेन है एसिमेट्रिक टाइप का डिवीजन स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होगा, एक तरफ बड़ा बनेगा और दूसरी तरफ छोटा। एक तरफ देखिए तो इस तरह से एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा। एक छोटा न्यूक्लियस तो दूसरा बड़ा न्यूक्लियस बनेगा। तो ये जो छोटा न्यूक्लियस है और बड़ा न्यूक्लियस है दोनों आपस में क्या होंगे, फिर से अपने अपने क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद सेल का भी डिवीजन होगा। तो जो न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस है, जो स्मॉल न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, वो स्मॉल सेल का डेवलपमेंट करेगा। कैसा सेल का डेवलपमेंट करेगा, स्मॉल सेल। और ये जो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है वो लार्ज न्यूक्लियस का, लार्ज सेल का क्या करेगा, ये डेवलपमेंट करेगा। देख रहे हैं दोनों पट गया, एक छोटा सेल नीचे हो गया और एक बड़ा सेल ऊपर हो गया। इसके साथ साथ वैक्यूल भी ऊपर मौजूद रहेगा। तो ये जो छोटा वाला जो न्यूक्लियस के साथ जो सेल होता है, इस न्यूक्लियस को इस सेल को बोला जाता है जेनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस के साथ जो सेल बना, बड़ा वाला न्यूक्लियस है, बड़ा वाला सेल भी है, तो इस सेल को बोला जाता है ट्यूब सेल, या इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है वेजिटेटिव सेल। अब देखिए ये दोनों करते क्या हैं। बड़े वाले के पास क्या वेजिटेटिव सेल है और दूसरा जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी होगा, ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जनरेटिव सेल है तो ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है ये अपने आप में क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस की तरह काम करेगा। तो ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, यही जो न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस जब क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होने के बाद कहाँ पर एंटर करता है, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होने के बाद कहाँ एंटर करेगा, ओव्यूल में एंटर करेगा। तो ओव्यूल के इनसाइड में जो गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स से जो फर्टिलाइजेशन होने का, जो सिनगामी होने का जो प्रोसेस है, यही जनरेटिव न्यूक्लियस करता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस नहीं करता है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस किस लिए भाई, ये भी तो बात आता है कि जनरेटिव सेल है कि ये फ्यूजन कर रहा है, तो वेजिटेटिव सेल किस लिए, तो वेजिटेटिव सेल यहाँ पर ये जो सेल है अपने आप में न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए है। उसके साथ साथ इसका एक और काम होता है कि जब शुरुआत में जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है तो आगे आगे यही वेजिटेटिव सेल चलता है, उसके बाद पीछे से ये जनरेटिव सेल चलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वेजिटेटिव सेल है और ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब कि जो भी आगे आने वाले जो रास्तों में कहते हैं ना, गड्ढे पत्थर या कोई भी हमारे पास जो एंटीजन हो या कोई अटैक करने वाले हो, उन सभी से सिक्योरिटी करने का काम, सुरक्षा देने का काम या रास्ता बनाने का काम कौन करता है, यही वेजिटेटिव सेल रास्ता वे प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके उसी रास्ते से होकर ये जनरेटिव सेल कहाँ तक पहुँचता है, या ओव्यूल के इनसाइड फीमेल गैमेट्स तक इंटर करता है, पहुँचता है। एक और चीज़ होता है मेन थिंग कि ये जो यहाँ पर देखिए क्या, इस स्टेज को अगर इस पोलन ग्रेन का स्टेज देखें तो क्या, एक सेल इधर और एक सेल इधर, अर्थात ये क्या हो गया, 2 सेल्ड स्टेज हो गया, 2 सेल्ड स्टेज हो गया। तो ऑलमोस्ट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट इसी 2 सेल्ड स्टेज पर उन पोलन ग्रेन का सेड होता है, पॉलिनेशन होता है। दैट मीन्स इतना ही स्टेज पर इतना जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन का इतना हो चुका होता है, इसके बाद ये रुके हुए होते हैं और जब इनका पॉलिनेशन होता है तो स्टिग्मा पर इसी स्टेज में 2 सेल्ड स्टेज में ही वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन ये तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात हो रही है, कितना, 60% एंजियोस्पर्मिक
प्लांट। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें पोलन ग्रैंड 2 सेल्ड स्टेज पर पोलन ग्रैंड का शेडिंग होता है। तो फिर 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, वे जो रिमेनिंग 40% उनका क्या होता है? तो उनका क्या होता है, ये जो जेनेटिव सेल देख रहा है, इस जेनेटिव सेल में फिर से क्या होता है? माइटोसिस होता है। जेनेटिव सेल में क्या होगा? फिर से माइटोसिस होगा। अब अगर फिर से माइटोसिस होगा तो बताइए तो क्या होगा? एज्यूम कीजिए, ऊपर ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं, वो तो है ऑलरेडी है, मौजूद है, और वो अपने आप में क्या बड़ा सेल है, सॉरी कुछ इस तरह से। तो ये जो जेनेटिव सेल है, जेनेटिव सेल में माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस तो एक न्यूक्लियस से कितना हो जाएंगे? 2 न्यूक्लियस, अर्थात कि इस तरह से, एक इधर और एक इधर, इस तरह से। तो अब देखिए तो हमारे पास क्या हो गया? एक वेजिटेटिव सेल हो गया और 2 जनरेटिव सेल हो गया। ये जो 2 जनरेटिव सेल हैं, ये आप यहाँ पर कितने सेल होगा? 1 2 3, अर्थात कि अब इस अगर सेल का स्टेज बोला जाए तो कितने सेल्ड स्टेज में आ गया? 3 सेल्ड स्टेज। तो जो रिमेनिंग जो 40%, रिमेनिंग 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें उनका जो पोलन ग्रेन का जो शेडिंग होता है स्टिग्मा पर, यही 3 सेल्ड स्टेज में होता है। अब एक चीज़ कि अब ये जो है 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी तो कोई कारण होता है। तो आप लोग सुने होंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए? 2 न्यूक्लियस चाहिए, 2 न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस तो यहाँ भी है, तो ये 2 न्यूक्लियस है। तो ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ वे प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है? ये जनरेटिव सेल का जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर भी तो सवाल उठता है कि यहाँ पर जब एक जनरेटिव न्यूक्लियस है तो यहाँ पर 2 कैसे बनेगा? तो जब पोलन ट्यूब का जब डेवलपमेंट होता है, पोलन ट्यूब कब डेवलप होता है? जब स्टिग्मा पर पॉलिनेशन हो जाता है पोलन ग्रेन का, देन जब कंपेटिबल होता है स्टिग्मा और इस पिस्टिल का, जब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है और पिस्टिल उसको क्या करता है? उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके बाद पोलन ट्यूब का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। तो उस पोलन ट्यूब में जो उस पोलन ट्यूब के जरिए पोलन ट्यूब कौन डेवलप कर रहा है? ये वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल होता है, ये डेवलप करता है। तो ये क्या आराम से है, रेस्ट में है, सिर्फ इसको क्या उसी के जरिए आगे आगे बढ़ेगा। तो उस पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उस पोलन ट्यूब में मूवमेंट, इस तरह का जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब में मूवमेंट होने के दौरान, आगे बढ़ने के दौरान, ये जो जनरेटिव सेल है यहाँ पर माइटोसिस करता है, और एक जनरेटिव न्यूक्लियस 2 जनरेटिव न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अब तो समझ गए होंगे कि जो 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, वो उनमें जो पोलन ग्रेन है उनका शेडिंग कितने पर? 2 सेल्ड स्टेज में होता है, और रेस्ट ऑफ द जो 40% है उनमें 3 सेल्ड स्टेज। और ये जो इसके बाद फिर से अगर हम देखें एक बार तो क्या हो रहा है? ये पोलन ग्रेन है, यंग पोलन ग्रेन में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होता है? माइटोसिस होता है। क्या होता है न्यूक्लियस का? माइटोसिस। और वो भी माइटोसिस कैसा होता है? एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है। एसिमेट्रिक माइटोसिस होने से इसका क्या रिजल्ट होता है? देखिए, एसिमेट्रिक फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस का एसिमेट्रिक डिवीजन हो रहा है। तो एसिमेट्रिक जब डिवीजन हो रहा है तो एक लार्ज न्यूक्लियस है और एक स्मॉल न्यूक्लियस। तो जो लार्ज न्यूक्लियस वाले जो सेल बन रहे हैं उसको बोल रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल, और उसके साथ साथ जो स्मॉल न्यूक्लियस वाले जो सेल बन रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? जनरेटिव सेल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार इसे देख लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग क्या देख रहे थे? मैचुरेशन ऑफ पोलन ग्रेन। मैचुरेशन ऑफ पोलन ग्रेन में ये जो फिगर है पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है, इसको आप सिस्टमेटिक वे में आप जैसे कि एक करके क्या कर लीजिए, अपने नोटबुक पे नोट्स कर लीजिए।
तो अभी हम लोग देख रहे थे पॉलन मैचुरेशन। पॉलन ग्रेन का मैचुरेशन किस तरह से होता है, एक यंग पॉलन ग्रेन है उसके मैचुरेशन के बारे में देख रहे थे, उसको समझ भी लिए। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं। कोई यंग पॉलन ग्रेन है, यंग पॉलन ग्रेन है तो उसमें क्या होगा, उसका एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। उस हैप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या है, माइटोसिस हो रहा है। और वो भी माइटोसिस क्या किस तरह से हो रहा है, एसिमेट्रिक माइटोसिस हो रहा है। एसिमेट्रिक कहने का मतलब स्पाइंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एसिमेट्रिक तरीके से हो रहा है। दैट मीन्स एक तरफ बड़ा तो दूसरी तरफ छोटा। तो अब अगर एसिमेट्रिक स्पाइंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो सेल जो माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस के रिजल्ट के दौरान क्या होगा, दो तरह के सेल दो सेल बनेंगे। ये जो दोनों सेल होंगे एसिमेट्रिक साइज के होंगे। दैट मीन्स एसिमेट्रिक साइज कहने का मतलब एक बड़ा होगा तो एक छोटा। दैट मीन्स एक न्यूक्लियस बड़ा और दूसरा न्यूक्लियस छोटा। और जो न्यूक्लियस बड़ा है उसका वो बड़ा सेल का फॉर्मेशन करेगा, जो न्यूक्लियस छोटा है वो छोटे सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो जो बड़ा न्यूक्लियस बन रहा है वो जो बड़ा सेल बना रहा है उस बड़े सेल को हम लोग कह रहे हैं जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। और उसके साथ साथ जो छोटा न्यूक्लियस जो है, जो छोटा न्यूक्लियस के साथ साथ छोटा सेल बन रहा है उस सेल को बोल रहे हैं जनरेटिव सेल। और तो इसको लिखे हैं किस तरह से, देखिए तो young pollen grain undergoes mitotic division in which asymmetric spindle formation occur। माइटोटिक डिवीजन तो हो रहा है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पाइंडल फॉर्मेशन हो रहा है। विच रिजल्ट इन, जिसका परिणाम क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। एसिमेट्रिक स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने के कारण उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है दैट मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है वो भी एसिमेट्रिक हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस दैट मीन्स सेल का जो डिवीजन हो रहा है वो भी एसिमेट्रिक हो रहा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब दिस डिवीजन रिजल्ट इन, इस डिवीजन का परिणाम क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज सेल, फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज सेल बना रहा है विथ लार्ज न्यूक्लियस। जो लार्ज सेल है उसमें क्या लार्ज न्यूक्लियस भी है, तो उस सेल को क्या कर रहे हैं हम लोग, वो कॉल्ड वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। उस सेल को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। एंड अनदर, और जो अनदर बन रहा है अनदर स्मॉल सेल, कैसा है, स्मॉल सेल विथ स्मॉल न्यूक्लियस। जो स्मॉल सेल है उसमें स्मॉल न्यूक्लियस भी है। और इस सेल को क्या कह रहे हैं हम लोग, जनरेटिव सेल। स्मॉल सेल को जनरेटिव सेल कह रहे हैं और जो लार्ज सेल है उस लार्ज सेल को ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। 60% of angiospermic plant, 60% of angiospermic plant shed their pollen grain at this two-celled stage। जो 60% एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वे अपने पॉलन ग्रेन का जो शेडिंग है वो स्टिग्मा के ऊपर वे उनका शेडिंग इसी टू सेल्ड स्टेज पर करते हैं। लेकिन जो बाकी जो बचे हुए जो शेष जो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वे कितना 3 सेल्ड स्टेज पर अपने पॉलन ग्रेन का क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं। तो 3 सेल्ड स्टेज बनता कैसे है, तो एक अनदर फिर से एक सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है, वो भी किस में, जनरेटिव सेल में। तो एक बार फिर से अगर जनरेटिव सेल में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, सिर्फ जनरेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल में नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, एक वेजिटेटिव सेल तो ऑलरेडी है, उसके साथ साथ जनरेटिव सेल में क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। तो एक जनरेटिव सेल कितना हो गया, 2 जनरेटिव सेल होगा, अर्थात कि 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, कितना टोटल कितने सेल होगा, 3 सेल का एसोसिएशन हो गया। तो इस एसोसिएशन को 3 सेल स्टेज को ही क्या हम करें कि जो 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वे अपने पॉलन ग्रेन का शेडिंग जो है कितने 3 सेल स्टेज पर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। हमें लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का जो मैचुरेशन हो रहा है, तो इसके बाद पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी को भी देखेंगे सेल्फ, और उसके बाद पॉलन एलर्जी भी देखेंगे, पॉलन सप्लीमेंट भी देखेंगे। और ये सारे चीज़ें अगले सेशन में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।